नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस, जो कि हमारा मैथ का पेपर नंबर 2 है। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 14 है। हम लोगों ने 14 यानी कि लेक्चर नंबर 14, और हम लोग लेक्चर नंबर 13 तक देख लिए थे, यानी कि 13 तक हम लोगों ने देखा था और हमने थ्योरम भी प्रूव किया था। हमारा थ्योरम क्या था? आर ओ डेल्टा इक्वल टू आर इक्वल टू डेल्टा ओ आर। ठीक, यही थ्योरम था हमारा। इसी को हमने प्रूव किया था इसके पहले जस्ट लेक्चर वाले में, लेक्चर नंबर 13 में। तो हम लोगों ने यहाँ तक प्रूफ देख लिया था। हम आशा करते हैं आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया होगा और सभी को समझ में भी आ गया होगा। जिनको भी ना समझ में आया हो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज नए थ्योरम की ओर बढ़ते हैं और अपना थ्योरम प्रूव करते हैं। तो चलिए नया थ्योरम लिखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा थ्योरम कैसे प्रूफ हो रहा है। तो हमारा थ्योरम कह रहा है लेट यक्स बी, यक्स यानी कि कोई सेट है, कैपिटल एक्स है, यक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर? यानी कि यक्स में कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो रही है बातें सबको? एंड आर यस एंड टी, क्या आर यस एंड टी क्या है? बी थ्री रिलेशन तीन रिलेशन हैं किस पे? ऑन एक्स। क्लियर? किस सेट पे है? एक्स सेट पे। जो हमारा एक्स है उस पर रिलेशन है, कौन कौन से? आर है, यस है और टी, यानी 3 रिलेशन हमने डिफाइन किया है इसके ऊपर। देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए कि, हिंदी में बोला जाए तो देन दैट प्रूव दैट कि क्या होगा हमारा? आर ओ यस इंटरसेक्शन टी इक्वल हो जाएगा आर ओ यस यूनियन इंटरसेक्शन आर ओ टी। क्लियर? समझ में आ रही सही बात है? अब इसको देखिए, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, हम अभी आपको समझा देते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे इसको। कह रहा है कि आर ओ यस इंटरसेक्शन टी। एक एग्जाम्पल के तहत से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यहीं पे लिख दिया जाए यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ पे प्लस में लिख दिया जाए 5। इस केस में हम लोग क्या करते थे? पहले 3 का किसके साथ? इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे, यही करते थे, और डाट के साथ। तो यानी कि देखिए, जो बाहर था उसको इसके साथ लिए थे, यानी 3.2 करते थे। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं, डाट रखेंगे तो आप लोग दशमलव समझ लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन समझिए, 3 गुणित 2 ऐसे करते थे। अब जो प्लेस में था उसे बीच में ही रखते थे। तो जो बीच में है देखिए, वो वाला बीच में ही था। अब यहाँ प्लस हमने रखा है जो बीच में था ये वाला। अब फिर 3 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 3 × 5। कुछ सिमिलर लग रहा है। अगर हम ओ की जगह पे क्या रख दें? गुणे का चिन्ह, और इंटरसेक्शन की जगह क्या रख दें? प्लस का चिन्ह। तो जो हमारा इधर बनेगा, जो फॉर्म बनेगा वही फॉर्म ऊपर है। ये याद करने का एक तरीका है। कोई हमने अपने से ये भी ट्रिक हमें दिमाग में आया कि ऐसा बता दिया जाए, क्योंकि हम लोग करते हैं ऐसा बार बार, गुणा करते हैं तो 3 का 2 के साथ, और ये वाला साइन है, यानी कि जो बाहर वाला साइन है वो 2 के साथ चला जाता है, फिर बाहर वाला साइन है 5 के साथ चला जाता है, लेकिन जो बीच वाला रहता है वो दोनों ब्रैकेट के बीच में ही रहता है। तो देखिए यहाँ आ गया। और ठीक यहाँ ऐसे भी हुआ, देखिए जो ये बाहर वाला है अंदर आ गया इसके साथ, फिर ये अंदर वाला है इसके साथ आ गया, लेकिन जो यहाँ है वो बाहर रहा है बीच में। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले लिखने का तरीका, अब इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। ये देखिए, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये कंपोजिशन का ऑपरेशन का साइन है। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो समझाने के लिए है, लिया है। ऐसा मत समझ लीजिए कि इसी थ्योरम में है और लिख लीजिए। बगल से आप साइड में करके लिख सकते हैं, नोट करके समझने के लिए। ऐसे लिखिया करिए, नीचे ऊपर समझने के लिए और बगल में इधर ही ब्रैकेट में इधर नोट कर लीजिए। क्लियर? जब भी नोट्स बनाएं ऐसा लिख लें, क्योंकि नोट्स को तो देना नहीं है एग्जाम में, केवल थ्योरम को ही प्रूव करना है। तो आप लोग थ्योरम को अपना प्रूव कर लेंगे वहाँ पर।
ये समझने के लिए अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो चलिए प्रूव करते हैं। और हमने बताया था ऐसा जब भी हमारा क्वेश्चन आए तो हमें क्या दिखाना होता है कि जो इधर वाला अगर ए को बी के बराबर दिखाना है, मान लीजिए एक सेट ए है और बी, तो हम क्या करते हैं एक एलिमेंट ए में लेते हैं और कहाँ दिखाते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी, और फिर एक एलिमेंट कहाँ लेते हैं बी में और उसे कहाँ दिखा देते हैं ए में। तब यहाँ से जो हमारा इम्प्लाइज करता है क्या होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ जो इम्प्लाई करता है क्या बी इज सबसेट ऑफ ए। तब यहाँ से इन दोनों से मिलकर क्या इम्प्लाइज हो जाएगा कि जो हमारा है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। तो यही केस यहाँ करेंगे, इसको इसमें एलिमेंट लेंगे, इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे एक्स कामा वाई, और दिखाएंगे कि ए इन सब में है, ठीक यहाँ है, और फिर इसमें एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे कि वो यहाँ है। क्लियर। तो चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे लिखेंगे प्रूफ। तो लिखिए सबसे पहले गिवन दैट, चाहे ऐसे लिखिए चाहे अपने से लिखिए, इससे गिवन दैट मत लिखिए, यहाँ थ्योरम है तो सवाल में ऐसा ही कीजिएगा, लेकिन थ्योरम में यहाँ शुरू कीजिए। लेट हमने माना, मान लीजिए लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। कोई बताता नहीं है, आप लोग कॉलेज में भी देखते होंगे जो टीचर्स होंगे केवल थ्योरम को प्रूव कर देते हैं, कैसे लिखना है वो भी नहीं बताते। और जब आप एग्ज़ाम में जैसे कुछ प्रोफेसर होते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं जैसे लिखना होता है, लेकिन कुछ केवल प्रूफ करके छोड़ देते हैं टीचर्स। तो क्या होता है लड़के को नहीं पता रहता, वो जैसे प्रूफ कर देते हैं वैसे ही वो लड़के एग्जाम में प्रूफ कर देते हैं तो और उनका नंबर कट जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो लिखने का तरीका है उसे आप लोग एडॉप्ट कीजिए, ठीक। तो चलिए लिखते हैं लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, एंड आर एस एंड टी बी थ्री रिलेशन ऑन एक्स। इतनी बातें हमें पता है। क्लियर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है उसे भी लिख दें जिससे हमें पता रहे अपना लक्ष्य। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, इसे सीखने में मुझे 6 महीने लगे थे, इन सब सारी चीज़ों को समझने में कि कैसे लिखा जाता है, कोई बताता नहीं था। हमारे क्लास का है कि यूनिवर्सिटी के ही एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे जो कि केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर थे। तो मेरी आदत थी कि जो चीज़ मुझे नहीं आता था, चाहे वो हमारे सीनियर्स हों या हमारे जूनियर्स हो, सबसे सीखने की मेरी आदत थी। तो कभी भी कोई मिल जाता था तो पहले तो मैं पूछ लेता था कि भैया आप किस क्लास में हैं, तो बताते थे कि मैं सीनियर हूँ आपका। तब मैं पूछता था कि भैया बता देंगे क्या कैसे लिखना है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तब उन्होंने ही हमें सिखाया है, तो मैं पूछ के ये सारी चीज़ें सीख पाया। तो जल्दी कोई बताता नहीं है, रेयर ही सीनियर्स जो होते हैं आपको बताने के लिए तैयार होते हैं। तो एमएससी फर्स्ट ईयर में एक ऐसे ही सीनियर हमारे मिले जो कि मान लीजिए एक हमारे गुरु ही थे। तो उन्होंने हमें अच्छे से समझाया। वो जब भी खाली होते थे उन्होंने टाइम बताया था 11 साढ़े 11 बजे आकर मिलिए आप। तो मैं जाके उनसे मिलता था और वो डेली हमको समझा देते थे कैसे लिखना है। तो लगभग 10 दिन समझाए थे, उसके बाद समझ में आने लगा था। फिर उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन फंसता था तब मैं जाता था। सीखने के लिए लगभग 10 दिन ये सारी चीज़ें लगी थी कैसे लिखना है। उन्होंने बुक भी बताया कि बुक में देखोगे तो उसमें से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जो समझाया उससे ज़्यादा समझ में आया हमको। तो उनका मेरे इस समझने और लिखने के तरीके में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से हमने लिखा वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना है, हमने अपने लक्ष्य को लिखेंगे। तो क्या प्रूव करना है हमें, आर ओ यस इंटरसेक्शन टी, यानी कि आर ऑपरेशन यस इंटरसेक्शन टी इक्वल आर ऑपरेशन यस इंटरसेक्शन आर ऑपरेशन टी। क्लियर। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर, ये हमको प्रूव करना है। तब लिखेंगे फॉर दिस, यानी कि हम इसके लिए, फॉर दिस क्या करेंगे, अब लेट हम मानेंगे, क्या मानेंगे, एक एलिमेंट मानेंगे इसमें किस टाइप के, एक्स कामा वाई टाइप के। कहाँ पर, आर ओ एस ओ टी में। क्लियर। अब हमको ये दिखाना है कि कहाँ है, यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, देखिए देयर एग्जिस्ट, एक जेड बिलोंग करेगा कहाँ पर, एक्स में,
सच दैट, इस प्रकार से। अब देखिए इसको आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। मान ले रहे हैं यम, तो यहाँ दो ही रिलेशन हुए, आर कंपोजिशन यम। अब दिखाने के लिए एक और माने हैं भी, आप लोग मत लिखिएगा ये सारी चीज़ें, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा और समझ लिख इसे ब्रैकेट में उसको कलर कर दीजिएगा ऐसे अंडरलाइन, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको समझने के लिए केवल हैं। ठीक, तो हमने यह एम किया तो क्या हो गया आर हो एम। तो एक एलिमेंट मिलेगा जेड एक्स में, किस प्रकार सच दैट कि एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, जेड से। अभी तक करते आ रहे हैं, अब डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, आप लोगों को सीधा लिखेंगे डायरेक्ट, एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी एक्स का रिलेशन जेड से। तो पहला वाला अगर कर रहा है एक्स रिलेशन जेड से तो किस में जाएगा, पहले वाले में ना, जो इधर रिलेशन लिखा रहता है। देखिए एक्स का रिलेशन जेड से, तो जी देखिए अब इसको आर ओ एम आपको बनाना होगा। इसको इस डायग्राम को केवल इसके लिए बना दे रहे हैं, आर ओ एम, हम शॉर्टकट बना रहे हैं। ठीक, तो इस वाले तरीके से समझिए आप लोग। तो पहला हमारा बनेगा आर, देखिए पहले हमारा क्या बनेगा एम, इसके बाद क्या बनेगा हमारा आर, और यहाँ से यहाँ जो बनेगा हमारा आर ओ एम। तो यानी जो इधर लिखा रहता है उसको इस साइड लिखते हैं पहले, और जो इधर लिखा होता है वो इस साइड। क्लियर, तो हमारा पहला एलिमेंट जो एक्स होता है वो इस वाले सेट का होता है, और जो हमारा वाई होता है वो इधर वाले सेट का होता है। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं भैया, लोग बता दीजिए थोड़ा। चलिए, तो देखिए जो इधर लिखा रहता है सेट, उसका पहला एलिमेंट इधर लिखा रहता है, और जो इधर लिखा होता है इसका दूसरा एलिमेंट इधर लिखा होता है। ठीक, तो अब देखिए हमारा जेड यहाँ मिला है, तो एक्स कामा जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है, एम में, इस वाले में रिलेशन में, देखिए यहाँ से यहाँ। और जेड कामा वाई कहाँ कर रहा है रिलेशन, आर में। तो एक्स कामा जेड कहाँ कर दिया बताइए, एम में। तो यहाँ लिखेंगे एम, एम यानी क्या, एस ओ टी, सीधे लिखेंगे एस ओ टी। एम मानी क्या, एम को क्या मान के चले हैं, एस ओ टी, तो कहाँ बिलोंग करेगा, एस ओ टी में। ठीक, क्लियर है। एंड समझने के लिए कोई बताते नहीं, आप लोग देखेंगे भी प्रूव कराएंगे, चाहे आपके कॉलेज में चाहे किसी कोचिंग में जो लोग पढ़े हैं वो लोग भी देखेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं ऐसे ही हम लेके आपको। दो देखो कंपोजिशन हमने केवल 2 सेट का कर दिया, लेकिन यहाँ पर 3 सेट का था, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है, सॉरी अभी हमने देखा नहीं, ये इंटरसेक्शन वाला हम लोगों को चल रहा था ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इंटरसेक्शन को हमने मान लिया तो यहाँ इंटरसेक्शन कर लीजिए, सॉरी यहाँ तो रहेगा ही कंपोजिशन, आर कंपोजिशन, यहाँ आर ओ एम ही रहेगा, लेकिन ई एम अब क्या है यहाँ पर एस इंटरसेक्शन टी, तो यहाँ एस इंटरसेक्शन टी कर लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, इनके आगे ब्रैकेट मत लगाइए, चाहे ऐसे ब्रैकेट भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एस इंटरसेक्शन टी एंड, और किस में बिलोंग करेगा बताइए, जेड कामा वाई कहाँ चला जाएगा, जेड कामा वाई बिलोंग कहाँ पर बताइए, आर में। इतनी बातें क्लियर हुई सबको, एकदम बेसिक से समझिए, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही एक लेक्चर में एक ही थ्योरम हो, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ, अब बहुत लोग फेस कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, उनको समझ में नहीं आता है सारे थ्योरम, और बाद में वो रियल एनालिसिस को कहते हैं कि रियल एनालिसिस इतना टफ है कि वो लोग रियल एनालिसिस पढ़ना ही छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर लोगों को बताए थे हम आप लोगों को 6 से 7 मार्क्स आते हैं, और बाकी लोगों को 0 मार्क्स भी आ जाते हैं। और रेयर केस ही होते हैं जो कि 10 से 5% लड़के होते हैं जिनका 20+ यानी 25 प्लस रहता है मार्क्स, और वो भी 40 मार्क्स के अंदर, 30 और 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स से बहुत लोग 30 क्रॉस भी नहीं कर पाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसा ना हो किसी के साथ, तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक रियल एनालिसिस को समझिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। जैसे हमने अभी इसको डायग्राम को नहीं बनाया होता है, आप एग्जाम में पहले से ही इस सारी चीज़ों को नहीं समझे होंगे, तो आपको डायग्राम बनाना होगा, सारी चीज़ें करनी होगी, तो बार बार लिखना होगा। लेकिन हमने जैसे ही बताया कि जो इधर लिखा रहता है उसका पहला एलिमेंट एक्स होता है, तो इधर आप लोग चाहते तो डायरेक्ट लिख देते एक्स कामा जेड बिलोंग टू एस इंटरसेक्शन टी, क्योंकि इधर वाला एलिमेंट है तो एक्स उसमें आएगा, तो एक्स वाला आया। और फिर जो इधर वाला एलिमेंट लिखा है उसमें वाई आएगा, तो देखिए उधर वाले में वाई आया। तो ये सारे तरीके हैं लिखने के, समझने के कि कब क्या कैसा लिखा जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे तब लिख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, पूरे के आगे लिखिएगा, देखिए एंड के बाद अगर जगह हो तो इधर ही लिखिएगा आप लोग इसको, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नीचे बार लिख देते हैं थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता, तो लिख लीजिएगा। कैसे लिखे हम लोग, डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन। देखिए ग्रेजुएशन में यहाँ क्या होता है कि हमने जो समझा यहाँ से कि जितने भी थ्योरम्स हम प्रूव करते हैं या लिखते हैं, उस लिखने का तरीका है कि जहाँ आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं नई चीज़ें,
और कैसे हुआ उन चीज़ को आपको डिफाइन करना होगा कि आपने कैसे कर दिया। जैसे हमने कहा कि 2 + 3 = 5, तो आपने 5 लिखा कैसे ये आपको बताना होगा। 5 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है, तो यहाँ लिखेंगे बाई एडिशन, क्योंकि हमने ऐड किया है तब आया है ना 5। तो वही चीज़ हमने क्या किया है यहाँ पर, बाई कंपोजिशन डिफिनीशन से हमने लिखा है, बाई डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन। बाई डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन क्या कहता है कि यदि x, y बिलोंग कर रहा है ROS में, ठीक, तो क्या होता है कि एक हमें ऐसा एलिमेंट z मिलेगा कहाँ पर, x में, सच दैट कि जो x, z का रिलेशन है वो इस वाले सेट में जाएगा, एंड और जो z, y का रिलेशन है वो कहाँ चला जाएगा, R में। तो इसी से हमने यहाँ ये सारी चीज़ें लिख डाली। क्लियर है सबको। अब चलिए इसके आगे लिखते हैं। तो यहाँ से भी हमको क्या मिल जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। x, z यहाँ पर है, तो x, जो z है वो कहाँ बिलोंग करेगा, पहले यहाँ लिखिए जो हमारा पहला लाइन है, देयर एग्जिस्ट। अब इसको हटा भी सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इसका यूज नहीं है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे इसको x, z। अगर लिखना चाहे जो लोग तो लिख ले सकते हैं इसको भी, तो चलिए लिख दे रहे हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, लिख लीजिए। देयर एग्जिस्ट, z बिलोंग्स टू कहाँ से, z बिलोंग्स टू x, सच दैट। क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे किस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि जो हमारा x, z बिलोंग कर रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसको बार बार लिखेंगे तो लगेगा कि z जो हमारा बिलोंग कर रहा है उसी की वजह से हम लोग आगे लिख रहे हैं, तो इसको हटा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है, जहाँ यूज होगा हम तुरंत मान लेंगे कि z बिलोंग्स कहाँ, x में, सच दैट। ठीक, क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है, अगर डाउट हो तो लिख लीजिए, और जिनको डाउट नहीं है वो छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लिख के चल रहे हैं, जिनको डाउट नहीं होगा वो इसको हटा के लिखेंगे, और जिनको डाउट होगा वो इसको भी लिखेंगे। z बिलोंग्स टू x, सच दैट, क्या था हमारा, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा यहाँ से, सच दैट, चाहे ऐसे ही लिखिए, ब्रैकेट मत लगाइए। तो देखिए अब यहाँ पे डिफिनीशन लगाएंगे, x, z कहाँ पे, इंटरसेक्शन का जानते हैं कि अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, तो ये इम्प्लाइज करता है कि x कहाँ बिलोंग करेगा, a में, एंड लगता है इसके बीच में ना, और x कहाँ बिलोंग करेगा, b में, यानी x a में भी होगा और b में भी होगा, यानी कि दोनों में x है। तो यही यहाँ पर लिखेंगे, तो x, z कहाँ बिलोंग करेगा, s में भी बिलोंग करेगा, और एंड x, z कहाँ बिलोंग करेगा, t में भी। और एंड हमारा है ही यहाँ पे फिर से, एंड जो हमारा क्या है, z, y कहाँ बिलोंग करेगा, r में। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब यहाँ लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ क्या है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ लिख लीजिएगा बाय डिफिनीशन ऑफ, क्योंकि हमने वाला टाइम एक नया चीज़ की है, तो जो नई चीज़ की है उसके बारे में बताना होगा, कैसे हमने लिख दिया, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्लियर। तो कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों को लिख दे रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर रियल एनालिसिस में ये लैंग्वेज के रूप में लिखना पड़ता है, तो यही लोगों को टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं, क्योंकि जब आप लिखे हैं तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन वाले से ही हमने लिखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है अगर आपको पता है तो यही चीज़ें कहते हैं लोग कि रियल एनालिसिस को रटना पड़ता है। रियल एनालिसिस को वास्तव में रटना नहीं पड़ता है, सबसे ईजी यही है, बस समझाने वाला कोई नहीं मिलता है हम लोगों को इस तरीके से। तो चलिए हमें जो लिखना है, हम अपना लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्या है लक्ष्य, हमें दिखाना है कि ROS बने और इंटरसेक्शन ROT बने, तो वही हम यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं x, z है। क्लियर। तो ROS, तो यानी कि R और S को एक साथ लेना होगा इस वाले को, तो देखिए z, y एक साथ है, तो यानी x, y कहाँ मिल जाएगा, ROS में, तो वही हम लोग कर लेंगे। तो इसको एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू कहाँ पर, यस, एंड क्या लिखेंगे, इस वाले को एक साथ लिख लेंगे, z, y बिलोंग्स टू R, एंड अब क्या लिखेंगे, अब हमें चाहिए देखिए R और T चाहिए, तो R कहाँ है हमारा, देखिए R हमारा क्या है, यहाँ पर है, इसी R को एक बार लिखेंगे तो एक देखिए यहाँ पर क्या है, x, z T में है, और इसमें z, y है, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ से x, z बिलोंग्स टू T एंड z, y बिलोंग्स टू R। अब यहाँ क्या कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन को टीचर्स नहीं दूर करते, वो तो लिख देते हैं, लेकिन लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने देखिए R को अब यहाँ 2 बार लिख दिया,
तो लड़के कहेंगे कि यहाँ तो आर एक ही बार है तो आपने 2 बार क्यों लिखा। ठीक, तब ये समझिए हमने कहा कि एक्स कामा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, हम लिखेंगे जेड कामा वाई बिलोंग्स टू आर। जैसे हमने कहा ए बिलोंग कर रहा है सेट ए में, और फिर हमने कह दिया एंड ए और बिलोंग कर रहा है ए में, तो क्या यहाँ वाली बात अलग अलग हो जाएंगी, क्या दोनों बातें एक ही हैं। तो चाहे इसे 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 4 बार लिखें, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने लिखा सही है क्योंकि हमारा जेड कामा वाई बिलोंग कर रहा है यार, तभी हमने यहाँ लिख पाया। अगर नहीं करता तो हम दोनों जगह किसी एक भी जगह नहीं लिख पाते, तो इसलिए हमने यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, जहाँ मन करे वहाँ लिख सकते हैं, और जितनी बार मन करे उतनी बार लिख सकते हैं। ठीक, इस बात को समझ में आ रहा है। तो इसी कन्फ्यूजन को हम आप लोगों को दूर कर दे रहे हैं। ये वाली जो बातें हमने यहाँ 2 बार लिखी हैं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार लिखिए। इसका कहने का मतलब है कि जेड कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में, इसका भी मतलब है कि जेड कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में, और हमने ऊपर देखा है कि जेड कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये बातें सही हैं, सही बातें कही जा रही है ना। ठीक, तो इसी को लिख दिया हमने। अब देखिए बाय डिफिनीशन आप कंपोजिशन लिखना होगा तो लिखिएगा देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग टू, कहाँ से, जेड बिलोंग ही कर रहा है, तो आप लोग दिख रहा है, चाहे लिख दीजिए देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स में, सच दैट, इस प्रकार से बिलोंग कर रहा है कैसे कि यक्स कामा जेड कहाँ बिलोंग किया, यस में। हमने कहा था कि जहाँ यूज करेगा हम उसको लिख देंगे यस में, एंड अगर नहीं लिखते इसको तब भी आपका सही होगा, सीधे आप कंपोजिशन आप लिख सकते हैं बाय कंपोजिशन आप। तो चलिए उसी को लिख दें, क्या ऐसे लिखें, तो लिखिए उसी को, चलिए दोनों लिख लीजिए, जिनको जो तरीका मालूम हो वही तरीके से लिखेंगे। तो देयर एग्जिस्ट सच दैट एक्स कामा जेड कहाँ बिलोंग है, सच दैट कि एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू यस एंड जेड कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, बताइए आर, एक हुआ। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ए वाला एंड मत लगाइए, जिससे अलग अलग दिखे, क्योंकि बहुत सारे एंड आ गए, तो ए वाला एंड लिख लीजिए एंड, ऐसे क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड, ठीक, इसी से लेके चल रहे हैं, सारी चीज़ें इसी में हैं पूरा, यहाँ से सच दैट के बाद क्लियर, एंड फिर इसे लगा लीजिए अगर लगाना हो तो, एंड देयर एग्जिस्ट, इसी के आगे लिखना है क्योंकि जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, देयर एग्जिस्ट कहाँ, जेड विल आल्सो बिलोंग्स टू यक्स सच दैट, दोनों डिफिनीशन के लिए लिख दे रहे हैं कि यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर टी, एंड क्या होगा कि जेड कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर आर में, क्लियर। इतनी बातें हो गई। अब बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि एक्स कामा जेड, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो दोनों एक लिख रहे हैं कॉमन है। और बाय कंपोजिशन बाय रिलेशन, तो जो इधर लिखा रहता है, जो इधर वाला एलिमेंट होता है वो कहाँ लिखा जाता है बताइए, उसको इस साइड लिखते हैं, जबकि यहाँ जो यक्स वाला सेट रहता है यक्स, उसको इस साइड, यानी कि यक्स कामा वाई। अब देखिए इसमें जो यक्स पहले लिखा रहता है, इस वाले को जो इसका एलिमेंट होता है वो दूसरी साइड लिखा रहता है, जो वाई वाला होता है एलिमेंट, जिसमें वाई होता है उसको पहले लिखते हैं, तो वाई वाले को लिखेंगे पहले, तो वाई वाला क्या है आर, तो हम लोग लिखेंगे आर फिर ओ और फिर जो बाद वाला है उसको यस, क्लियर। तो यानी कि जो पहले रहता है नज़दीक में, उस नज़दीक वाले सेट को लिखते हैं, और जो दूर होता है उसे दूर लिखते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए बीच में हमारा एंड का साइन है, तो इसको लिखेंगे एंड। यहाँ पर ये भी बहुत मैटर करता है, कहाँ पर एंड है कहाँ पर आर, तो एंड हमने लिखा। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यक्स कामा वाई। अब देखिए यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, यक्स पहले के सेट में टी, तो ये जो पहले है उससे बाद में लिखेंगे, जो बाद में है वाई के नज़दीक क्या है बताइए, वाई वाला किस में है आर में, तो आर में, और फिर कंपोजिशन किस में टी में, तो आर ओ टी में, तो यक्स कामा वाई कहाँ चला गया आर ओ टी में। अब ध्यानपूर्वक देखिए कि यक्स कामा वाई इसमें भी बिलोंग कर रहा है, यक्स कामा ए इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो पहले यहाँ लिख लीजिए बाई कंपोजिशन ऑफ कैसे लिखा हमने यहाँ से, यहाँ बाई कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन लिखने का कई तरीका, देखिए हमने यहाँ केवल लिख दिया बाय कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, तो बात वही है, या तो लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, तो बाय डिफिनीशन लिखिए या बाय कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, बात एक ही है, क्लियर। इतनी बातें समझ में आई सबको, किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हमको यहाँ इस स्टेप में समझ में नहीं आया है। लेकिन हम ज़्यादातर हम मान के चलते हैं, जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट के बीच में आते हैं उनको मैं पहले एक पेपर में लिखता हूँ कि क्या क्या कन्फ्यूजन आ सकते हैं किसी थ्योरम में, तो इसीलिए मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ जो कन्फ्यूजन आप लोगों को आ रहे थे इसके बारे में हमने डाउट क्लियर किया। और यहाँ से आप लोग देख ही पा रहे हैं कि अगर 2 एलिमेंट
यक्स ए में बिलोंग करे, सॉरी यहाँ देखिए क्लियर से, अगर मान लीजिए एक एलिमेंट है यक्स ए में एंड एक एलिमेंट यक्स है बी में, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में। या तो बाय डिफिनेशन से इंटरसेक्शन हमने भी देखा कि यक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज करता है यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, एंड यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। जब यहाँ से यहाँ लिखे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर देखिए यक्स कामा वाई सेम सेम है दोनों में, और कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर ओ एस में, और किस में बिलोंग कर रहा है, आर ओ टी में। तो बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो यक्स कामा वाई बिलोंग करेगा आर ओ एस इंटरसेक्शन आर ओ टी में, तो हमारा क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, जगह है। चलिए, जितनी बातें हैं आप लोगों को हम थोड़ी थोड़ी बातें, जितनी भी डाउट्स होंगे हम बहुत आराम से चलेंगे, आप लोगों को लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि जो हमारा यक्स कामा वाई है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, बताइए, आर ओ एस इंटरसेक्शन किसमें, आर ओ टी में। और यही हमें प्रूफ करना था। पहला हमारा एक उद्देश्य हुआ, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा, क्या इम्प्लाइज करेगा, हमने कहाँ मान के चला था एक्स कामा वाई को, बताइए, हमने एक्स कामा वाई को कहाँ माना था, एक्स कामा वाई हम जब माने थे तो उसको कहाँ लेके चले थे, बता दीजिए, किसी को पता है। हमने माना कि आर ओ एस इंटरसेक्शन टी में है, हमने ये माना और हमने दिखाया यहाँ पे, तो हमें से यहाँ से पता चल गया कि आर ओ एस इंटरसेक्शन टी वो सबसेट हो गया किसका, किसका सबसेट हुआ, बताइए, आर ओ एस, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटरसेक्शन आर ओ टी। ठीक, क्लियर है। तो इसका सबसेट हो गया, तो ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको फर्स्ट कर लीजिए क्योंकि इन सभी का यूज होगा, क्लियर, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे एक वन बना, अब हमें दिखाना है इसमें एलिमेंट लेके और दिखाना है हमको इसमें, क्लियर। तो यही चीज़ अब हम करने जा रहे हैं, दूसरी वाली पार्ट। तो पार्ट 1 हमारा यहाँ तक पहुँचा और पार्ट 2 अब हम देखेंगे। तो यहाँ से देखिए पार्ट 2 वाला हमारा क्लियर होगा। केस नंबर 1 में चलाइए, केस नंबर 2 करते हैं। तो आप लोग केस नंबर 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नहीं अब लिखे नाउ। अब हमने क्या किया, लेट, हमने माना, हमने क्या माना कि जो हमारा एक्स कामा वाई, अब फिर से मान रहे हैं, अब यहाँ नया टॉपिक हो गया है, क्लियर, एक्स कामा वाई। अब ये मत समझ लीजिएगा एक्स कामा वाई इसमें मान रहे थे दोनों इक्वल, नहीं, अब इसमें मान के चल रहे हैं और इसमें दिखाएंगे। ठीक, पहले भी हमने बताया था इसका मतलब, क्योंकि वहाँ से अब वो खत्म हो चुका है, अब दूसरा सेट ले रहे हैं। एक्स कामा कुछ भी हो सकता है ना, इसका एक्स कामा वाई जो हमने मान के चला था और इसका जो एक्स कामा वाई है, दोनों अलग भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। यानी वहाँ पर 2,3 हो सकता है और यहाँ एक्स कामा वाई 3,5 भी हो सकता है। तो इस बात को समझ के चलिए, उसका एक्स कामा वाई और इसका एक्स कामा वाई दोनों अलग अलग है। लेकिन जब यहाँ हमने प्रूफ किया तो जो इसका एक्स कामा वाई था वही इसका एक्स कामा वाई था प्रूफ में। अब यहाँ पर एक्स कामा वाई जो इसका हम लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि इसका जो एक्स कामा वाई, जैसे यहाँ पर इसका एक्स कामा 2,3 होगा, तो जो 2,3 इसमें था हमने दिखाया 2,3 इसमें भी है, जो एक्स कामा वाई था। हमने एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक, जैसे हमने मान लिया कि वो एक्स कामा वाई 2,3 था, किस सेट में, इस सेट में, और इसी को हमने दिखाया कि इस सेट में भी है। अब ठीक इसी प्रकार हमने कहा कि एक्स कामा वाई जो है ये एक्स कामा वाई 3,5 के रूप में है, और ये 3,5 हमने किस में माने हैं, इसमें मानेंगे, और हमको दिखाना होगा कि ये 3,5 कहाँ हो जाए, इसमें हो जाए। समझ में आया आप? चलिए, जो जो कन्फ्यूजन्स आते हैं स्टूडेंट के मन में हम वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें फेस की थी। तो हमने एक नोट बना के रखा है कि लड़कों के बीच में क्या क्या कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं, और एक पढ़ने का अच्छा तरीका यही होता है, और पढ़ाने वाले को भी ये सारी चीज़ें चाहिए कि एक स्टूडेंट के बीच में कौन कौन से डाउट्स आ सकते हैं, उन सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। समझ पा रहे हैं आप सभी? तो चलिए, तो यहाँ से, और आप लोग कमेंट करेंगे जितने भी डाउट्स होंगे आप लोगों को, जिससे हमको अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को सहायता होगी कि आप लोगों को कहाँ कहाँ डाउट आ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक, तो एक्स कामा वाई हमने कहाँ मान के चला कि आर ओ एस, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इंटरसेक्शन आर ओ टी में, क्लियर। अब देखिए इंटरसेक्शन का डिफिनेशन पढ़े हैं तो वही यहाँ लगाएंगे। तो एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, बताइए, आर ओ टी में, बाय डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, एंड कहाँ और कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स कामा वाई। अब देखिए उल्टा, जैसे वहाँ किए थे अब इसके उल्टा चल रहे हैं, ऐसे इस साइड से
इसके उल्टा चलेंगे तो मिल जाएगा। और लेकिन हम आपको समझा समझा के लिखेंगे ROT। यहाँ बिलोंग किया हमने कैसे लिखा, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। और यहाँ पर सेट्स किस टाइप के हैं, ROT टाइप के है ना। देखिए ROT, सॉरी यहाँ ROS था ना, तो ROS एक जगह पर लिखिएगा, एक जगह ROS और ROT, तो ये दो सेट हैं, 1 2, क्लियर। इसको M मान के चल सकते हैं। देखिए जैसे एक सेट M हो गया हमारा, एक सेट M, तो इस टाइप के हैं, क्लियर। ये समझाने के लिए हम कभी M और N यूज करता हूँ, क्योंकि ऐसे आप लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर तो 2 है, 2 नहीं है भाई। ROS जब निकालें वो तो एक नया सेट आ गया जो कि M के इक्वल होगा, तो उसको हम लोग अब ये मान के चलेंगे कि ये एक ही है, और इसको भी एक ही मान के चलेंगे, तो 1 1 2 हो गए, क्लियर। तो हमने बाई कंपोजिशन ऑफ क्या लगाया, हमने बाई डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, या लिख सकते हैं बाई इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आप लिख पाएँ वैसे लिख दीजिए, बस सही लिखिएगा। अब यहाँ से देखिए आप कंपोजिशन का फार्मूला लगा लेंगे कि बाई कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो देखिए एक्स का y यहाँ है, तो देयर एग्जिस्ट क्या मिलेगा हमें, एक जेड मिलेगा, कहाँ पर, एक्स में, सच दैट। आप देखिए यहाँ जेड भी लेते हैं तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, लेकिन पी लेंगे तभी वैसे रिलेशन दिखाना होगा कि एक्स का रिलेशन पी से है और पी का रिलेशन वाई से है। तो ये कोई रेयर एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, कोई भी हो सकता है जेड, इसलिए ले रहे हैं हम जेड। तो इस प्रकार से हमें जेड मिलेगा एक्स में, सच दैट कि क्या हो जाएगा, एक्स रिलेटेड टू कहाँ पर, जेड। अब देखिए एक्स वाला जो पहले है, देखिए जो यहाँ वाला एलिमेंट होता है पहले जिसमें एक्स होता है वो कहाँ होता है, यस में होता है, तो उसको लिखेंगे यस। ये सारी चीज़ें समझने के लिए है, बार बार डायग्राम बनाना वहाँ पर आपका समय जाएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं कि सब कुछ समझिए। जो इधर लिखा होता है, जो दूर लिखा होता है उसके दूर वाले सेट में जाता है, तो यहाँ पर दूर लिखा है एक्स, किस में जाएगा, यस वाले में। एंड और जो वाई वाला बगल पास में है तो जेड का कहाँ जाएगा, वाई पास वाले एलिमेंट यानी कि आर में। एंड अब यहाँ पर ए वाला एंड लगाइए, अब इसको चाहे तो फिर लिखिएगा देयर एग्जिस्ट, इसके लिए अब लिखेंगे क्या बिलोंग करेगा, जेड कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स में, सच दैट किस तरीके से बिलोंग करेगा बताइए, किस तरीके से बिलोंग करेगा कि जो हमारा एक्स कामा जेड है, सॉरी यहाँ पर एक्स कामा जेड है वो कहाँ बिलोंग करेगा बताइए, एक्स कहाँ है, यहाँ पर दूर है, तो दूर किस में है, टी में। एंड अब बताइए जेड कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, कौन सा दूर है, टी है, तो टी में बिलोंग करेगा। किसी को कहीं कन्फ्यूजन हो थोड़ी भी तो आप लोग हमको बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ें हम। बताइए किसी को कोई कन्फ्यूजन। अब हमें जो सेट बनाना है उस पर आप फोकस करेंगे, यहाँ सब में फोकस करना है, क्या बनाना है हमको, ROSOT बनाना है, RO ब्रैकेट में यस इंटरसेक्शन टी, तो वही लिखेंगे, उसी फॉर्म का लिखेंगे, जो बनाना होता है उसी फॉर्म में हमें लिखना है। प्रूफ में यही चलता है कि जैसा हो वैसे उस तरीके से हमको बनाना होता है, क्लियर। तो उसी के तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए ROS चाहिए तो पहले R वाला जो सेट होता है, R इधर अगर लिखा है तो बाद में होना चाहिए पहले यस और टी बनाना, यस इंटरसेक्शन टी बनाना है। तो देखिए यस और टी को पहले हेरिए, यस और टी को, तो यस और टी कहाँ है हमारा, देखिए यस यहाँ रहा और टी कहाँ रहा, देखिए R यहाँ है, टी यहाँ है, और टी यहाँ भी है। हमने कुछ गलत लिख दिया गया है यहाँ पर, एक्स कामा आर टी में बिलोंग कर रहा है, तो एक जेड कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, आर में, तो यहाँ आर लिखिएगा। ध्यान देते रहिए कब कहाँ गलत लिखा जा रहा है। तो हमें चाहिए यस और टी, तो पहले यस और टी को एक साथ करिए, ये रहा। तो यस और टी को हम क्या लिख सकते हैं, अब सीधे अब इसको देयर एग्जिस्ट को हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, चाहे लिख ले रहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देयर जेड, क्योंकि अभी कंपोजिशन बनाना है तो यूज होगा, तो लिख लीजिए जेड बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स, सच दैट, इस प्रकार से कि हमारा क्या है, एक्स कामा जेड। देखिए अब जेड कहाँ बिलोंग कर, ये वाला देखिए यहाँ पर कुछ देखिए गड़बड़ी हो रही है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यस इंटर नहीं, सही है, एक्स कामा जेड बिलोंग कर रहा है तभी इंटरसेक्शन आएगा ना, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स कामा जेड, जो पहले लिखा है उसे यस बिलोंग टू यस में, एंड यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, एंड क्या लिख सकते हैं बताइए कि जो हमारे एक्स कामा जेड है ऊपर है तभी ऐसा लिख पा रहे हैं, टी में है, ये दिया हुआ है ऊपर वाली लाइन में, तभी हमने यहाँ लिख दिया। अब एंड लिख सकते हैं, अब एक ही देयर एग्जिस्ट लगाइए क्योंकि दोनों कॉमन है तो एक ही में हो जाएगा दोनों। एंड अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है, देखिए
वाई का जेड बिलोंग्स टू आर में भी कर रहा है, वाई का जेड बिलोंग्स टू आर में। तो हमने वहाँ पर 2 बार लिखा है, तो ये सारी चीज़ें 2 बार लिखी हैं, तो हम उसको 1 बार भी लिख सकते हैं, बात तो वही हुआ। चाहे आप 2 बार कहिए कि जेड आप ऐसे समझ सकते हैं, या तो आप 1 बार कहें कि राहुल मोहन का भाई है, या आप 2 बार कहें कि राम मोहन का भाई है, राम मोहन का भाई है। तो क्या दोनों बातें बदल जाएंगी क्या 2 बार कह देंगे तो? नहीं बदलेंगी। अगर 1 बार ही कहेंगे कि राम मोहन का भाई है, तो क्या ये तब नहीं समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि राम मोहन का भाई है, तो 1 बार कहे तो आप लोग समझ गए कि राम क्या है, मोहन का भाई है। लेकिन यही बात हमने आपको 2 बार बताई कि राम मोहन का भाई है, राम मोहन का भाई है। तो क्या राम 2 बार भाई हो गया क्या उसका? वो तो भाई है ही ना। तो वही बात, तो यहाँ पर जेड वाई किसका एलिमेंट है, आर का। तो यहाँ भी वही बात कही गई है दूसरी जगह भी। तो बात हम 1 बार लिखें चाहे 2 बार, बात एक ही है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1 बार। एंड क्या लिखेंगे, जेड का वाई कहाँ बिलोंग कर गया, आर में। ठीक, तो यही बात हम लोगों को लिखनी थी और हमने लिख डाली। अब यहाँ से देखिए उसके जस्ट नीचे जहाँ जहाँ चीज़ें देखिए समझ में आ रही है वहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहाँ कुछ नई चीज़ें हम लगते हैं। अब देखिए यहाँ से अब लगाएंगे हम बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो यह कहाँ से देखिए दोनों में कॉमन है, एक्स का जेड, एक्स का जेड, इसमें भी है इसमें भी है। अगर दोनों जगह पे है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स का जेड। इसे यहाँ लिखिए पहले देयर एग्जिस्ट, हमारा जो जेड बिलोंग कर रहा है उसको लिखेंगे ही सच दैट, सॉरी कहाँ बिलोंग कर रहा है जेड, एक्स में, सच दैट इस प्रकार से कि हमारा जो एक्स का जेड है यहाँ लिखिए थोड़ा, नहीं तो इधर जगह कम पड़ जाएगा लिखने में, शायद नहीं हो पाएगा, हमारे हिसाब से हो जाएगा। लिखिए एक्स का जेड जो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, यस में भी बिलोंग कर रहा है, और कहाँ बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन का साइन लगेगा ना, सॉरी ए बना दिए हम, इंटरसेक्शन का साइन है टी में, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, एस इंटरसेक्शन टी में बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है कैसे हमने लिखा उसको? आप लोग लिख लीजिएगा इसके आगे बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो आप लोग लिखिएगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं एंड हमारा क्या बचा हुआ है, अब जेड का वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। तब यहाँ से बाय डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, इसको लिखें तो यहाँ ब्रैकेट में पूरे को लिख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन, इतना भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। क्लियर, हमने बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन ये सारी चीज़ें लिखी। अब यहाँ से बाय कंपोजिशन ऑफ इंटरसेक्शन लगाएंगे, क्योंकि देखिए एक्स यहाँ है और इसमें देखिए तो कॉमन है, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल थे दोनों से एलिमेंट। क्योंकि यहाँ देखिए जो हमने लिखा अभी यहाँ से, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो हमारा एक्स है, एक्स का जेड है, एक्स का जेड है, देखिए दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं, एक्स का एक्स से मिल रहा है, जेड का जेड से मिल रहा है, तो दोनों एलिमेंट सेम थे, यानी एक्स का जेड इसमें भी है, एक्स का जेड इसमें। लेकिन यहाँ पर देखें केवल जेड ही मिल रहा है दोनों के एलिमेंट से, एक कॉमन एलिमेंट, जबकि एक्स वाई के बराबर नहीं है। ठीक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हो सकता है नहीं हो सकता है दोनों के साथ आते हैं, इसलिए तो पहला एलिमेंट पहले से मिलेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे से मिलेगा, तभी कहा जाएगा कि दोनों एलिमेंट सेम है। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं जेड कॉमन है, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स कामा वाई, ऐसे ही लिखते थे क्योंकि एक्स कामा वाई को हमको दिखाना है। अगर हमने एक्स कामा वाई लिखा तो एक्स पहले वाले में जिस सेट में होगा उसको बाद में लिखेंगे, और जो नज़दीक होगा तो वाई किस में है, इसमें है, तो वाई के नज़दीक क्या होगा, आर, आपको पता है। अब कंपोजिशन का साइन तो लगेगा ही। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जो एक्स वाला है, जो एक्स जिसमें है तो एक्स इसमें है, तो कहाँ है, दूर है, तो क्या लिखेंगे, यस इंटरसेक्शन टी में है, तो यस इंटरसेक्शन टी। क्लियर, तो हमने उसको दिखाया कि एक्स इंटरसेक्शन टी में है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने मान के कहाँ चला था कि हमारा एक्स का वाई यहाँ है, हमने दिखा दिया कहाँ है, ये आर ओ यस इंटरसेक्शन टी में। तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा, यहाँ लिख लीजिएगा बाई डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन। ठीक, तो हमने लिखा बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन। कैसे लिखा है ये सारी चीज़ें, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन। क्लियर है सबको? तो कौन सी चीज़ कहाँ कर रहे हैं, रियल एनालिसिस यही कहती है कि आप कब कहाँ क्या कर रहे हैं, उस बात को आप लोग लिखिए। नहीं तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो रियल एनालिसिस में कोई दूसरा चीज़ निकाल लेगा उसका, और उस आधार पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल एनालिसिस थॉट पे चलती है। आप क्या लिख रहे हैं उसको आपको डिफाइन करना होगा कैसे लिखेंगे। जैसे सच दैट मान के चलते हैं तो सच दैट वहाँ पर ये बताता है कि आप ऐसा माने हैं कि सच दैट इक्वल टू ऐसा करे हैं आप। ठीक, जैसे हमने माना 2 + 3, हमने लिया सच दैट इस प्रकार से लिया कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 + 2 का होल स्क्वायर आएगा। हमने किस तरीके से लिया कि 3 + 2 को अगर हम जोड़ेंगे सच दैट तो क्या मिलेगा हमें 3 + 2 का होल स्क्वायर, ये हमने बताया। तो इसी प्रकार देखिए जोड़ को हमने कैसे लिख दिया कि जोड़ेंगे फिर उसका वर्क कर देंगे,
प्लस को ही ऐसा बता दिया हमने। तो यही कहा जाता है सच दैट, ये सारी चीज़ें मान चलते हैं तो यही बताना होता है कंपोजिशन ऑफ डेफिनेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको बता के चलनी होगी। चलिए अब आगे देखिए, एक तरीके से रीजनिंग जैसे काम करता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 2 को हमने 5 लिखा, 7 को हमने 8 लिखा और 8 को हमने 10 लिखा, तो बताइए कि 9 को हम लोग क्या लिखेंगे। तो जैसे रीजनिंग में चलता है तो वैसे इस यहाँ पर भी मान लीजिए एक तरीके से रीजनिंग ही चल रही है। यहाँ पर रीजनिंग भी एक रियल एनालिसिस ही है, उसमें भी एनालिसिस ही करते हैं आप लोग। एनालिसिस माने विश्लेषण करना, किसी को समझना, चेक करना, उसको एनालिसिस करते हैं। जैसे पेन लिया आपने, एनालिसिस करने का मतलब क्या है, विश्लेषण करने के लिए कि इसका रंग कैसा है, काला है, इसके एंड पॉइंट पे कैसा रंग है, ब्लैक है, ये पेन कैसा है, इसमें पेन कौन सा यूज हुआ है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आती हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, कैसे बना है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर रहे हैं आप इसका। ठीक, तो वही बात एनालिसिस में की जाती है। तो एनालिसिस करने का मतलब आपके माइंड को डेवलप कर दिया जाता है एक तरीके से, मान लीजिए मैथमेटिक्स के माध्यम से, कि कोई भी चीज़ आपको कहीं भी कोई चीज़ नई चीज़ खोज करनी होती है तो जब आप एनालिसिस करते रहते हैं तभी आप लोग जान पाते हैं। जैसे फिजिक्स में कोई चीज़ें हो रही तो आपके मन में विचार आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है और कारण क्या है, और क्या ऐसा नहीं होगा तो क्या ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें रियल एनालिसिस का मैथ से भी रिलेशन है और फिजिक्स से भी रिलेशन है। ऐसा मत समझिए कि जो हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ते हैं उसका जीवन में कोई यूज नहीं है। हमारे हिसाब से हमारे लाइफ में इसका बहुत यूज है, हमने इसको महसूस भी किया है और फील भी किया है। आप पता नहीं आप लोग कितना फील कर पाएंगे इसको और कितना महसूस कर पाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हमने दिखा दिया एक्स का वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, तो ये इम्प्लाइज कर जाएगा क्या कि ROS इंटरसेक्शन ROT क्या है, सबसेट आप किसका हो जाएगा, ROS इंटरसेक्शन T का। तो इसको मान लीजिए सेकेंड, तो अब लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे अब हम यहाँ से, फर्स्ट में क्या मिला था हमें, जो ROS इंटरसेक्शन T मिला था, ये सबसेट आप क्या मिला था ROS। जो लोग लिखना चाहे पहले इसको लिख लीजिए, नहीं तो हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे दोनों को इक्वल, क्योंकि हमने बता दिया है फ्रॉम 1 एंड सेकेंड। एंड दूसरा क्या मिला था हमको, दूसरा में मिला यहाँ से ROS इंटरसेक्शन ROT, ये मिला। ये जो सबसेट आप क्या मिला, ये ROS इंटरसेक्शन T, यही मिला हमको। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा, हमने इसको कहाँ से लिखा, ऊपर दोनों सेट से फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 को यूज करके दोनों को एक साथ लिखा, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा अब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट, तो इसका मतलब क्या है ROS इंटरसेक्शन T है जो इक्वल है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसेट ये इसका सबसेट, तो यहाँ से हो जाएगा ROS इंटरसेक्शन ROT। यही हमको प्रूव करना था। अब इसको ध्यान में रखेंगे कि किसको होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। यहाँ लिख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझते हैं ना, वितरण का नियम, हिंदी में बोले तो वितरण का नियम, वितरण का नियम। वहाँ पर जो हमने एसोसिएटिव लॉ बोला था उसको क्या बताया था, सहचर का नियम। ठीक, तो जो लोग लिखना चाहे लिख लीजिए, लेकिन आप लोग वहाँ मत लिखिएगा प्रूफ में। अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लास्ट वाला। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो पता चलता है कि आपको ये भी पता है कि कहाँ किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता कहते हैं, कब एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके टीचर्स को पता चल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आज हमारा प्रूफ ये हो चुका है और ये 45 मिनट हो चुके हैं। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, एक ही थ्योरम, डेली हम एक थ्योरम करेंगे। अभी इधर थ्योरम है, फिर आगे देखेंगे, बहुत ईजी एक दिन में 2-2 3-3 हो जाएंगे। लेकिन जब थ्योरम प्रूव करेंगे तो डेली एक ही करेंगे। तो बहुत लोगों को डाउट होगा कि आपका सिलेबस पूरा होगा कि नहीं इस चीज़ का, तो बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जब हम हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, एक चीज़ होती है कि आप 5 यूनिट पढ़ें। देखिए 2 टाइप लड़के होते हैं जो कि 5 यूनिट पढ़ते हैं और उनका मार्क्स आता है तभी 15 से 20 मार्क्स। अब कुछ लड़के होते हैं पढ़ेंगे 3 यूनिट्स, मार्क्स आए 30। तो आप जो उस कैटेगरी में रहना चाहते हैं आप बता दीजिएगा, हम उसी कैटेगरी में आपको पहुंचा देंगे। 5 यूनिट पढ़ के 5 मार्क्स लाना है तो भी बताइएगा, 5 यूनिट पढ़ के 15 से 20 मार्क्स या 6 मार्क्स। 5 यूनिट पढ़ के 6 मार्क्स वाले भी हैं होते हैं,
अब कुछ लोग होते हैं कि जो 3 यूनिट पढ़ते हैं लेकिन उनका 30 मार्क्स क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, 30 मार्क्स फिक्स हैं उनके। तो आप लोग जिसमें कहिए उसमें बता दें, लेकिन आप लोग 5 यूनिट पढ़ के भी 50 मार्क्स या 40 मार्क्स के नज़दीक हो सकते हैं। हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, वो 5% में आते हैं जो इधर पहुंचते हैं 40 के ऊपर, 40 तक या 40 के ऊपर जो पहुंचते हैं, यानी कह दिया जाए 35 और वो 45 के बीच में क्या करते हैं, बैरी करते हैं ज़्यादातर। 50 में 50 अभी कोई रियल एनालिसिस में जल्दी नहीं ले आ पाता है, ला भी सकता है अगर बहुत अच्छे से पढ़ रहा है तो, अगर टीचर उनको अच्छे से मिल गया समझाने वाले तो बिल्कुल। अगर हम लोगों को भी मिले होते तो शायद हम लोग आज उतने मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों के तब भी मार्क्स ठीक से, ऐसा नहीं था कि हम लोग 25 मार्क्स में ही रह गए थे, 25 के एबव थे, ठीक, नियर अबाउट। चलिए नहीं बताएंगे आप लोगों को, लेकिन इतना समझिए हम लोगों के 25 मार्क्स से ऊपर थे, कम नहीं थे इससे मार्क्स, क्लियर। और ओडी की बात की जाए तो ओडी मेरा 50 में 48 था, और जियोमेट्री की बात की जाए तो जियोमेट्री में मेरा 50 से आउट ऑफ 40 था, क्लियर। और रियल एनालिसिस में भी बता दें आप लोगों को, चलिए रियल एनालिसिस का मत जानिए, चलिए बता देते हैं। 28 मार्क्स थे हमारे, कितने, 50 में, क्लियर। तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ के चलिए, लेकिन हमें उतना गाइडेंस नहीं मिला, लेकिन मुझे सारी चीज़ें आती रहती है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा था, बस वो लिखने का तरीका नहीं समझ में आ रहा था, कैसे लिखना था समझ में भी आ गया था, तो हमारे पास उतना समय नहीं था पढ़ने के लिए 5 यूनिट, तो हम 5 यूनिट्स नहीं पढ़ पाए थे रिवाइज करने का बात होता है, देखिए आप लोग रिवाइज करके जाएंगे तभी आपके मार्क्स आएंगे, क्लियर। तो हमने जो गलतियाँ की हैं हम आपको बताएंगे कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है इस रियल एनालिसिस में, इससे आपका मार्क्स, जैसे मेरा 28 मार्क्स रह गया तो आपका 28 न रहे, कम से कम आप लोगों का 35 से प्लस रहे, ये मेरा उद्देश्य है। और जिनका जो एग्ज़ाम देंगे और जब मार्क्स आएगा तो आप लोग बताइएगा कि इनका कितना मार्क्स आया है, ठीक, इससे तो कम नहीं ही रहेगा, अब ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर जैसा मैं कहा आप लोग ऐसा कर दिए तो रियल एनालिसिस में, क्योंकि जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटी छोटी बातें, वो मेरे साथ ऐसा घटना नहीं हुआ था, ठीक। ये मैं फिर से पढ़ा हूँ ये सारी चीज़ें, छुट्टियाँ जब हो गई तो रियल एनालिसिस मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा बहुत तेज़ भी था रियल एनालिसिस, ऐसा नहीं है कि मुझे रियल एनालिसिस नहीं आता था। मेरे जो क्लास में लड़के थे, क्लासमेट थे, उन लोगों से अगर आप लोग तो मुलाकात होगी नहीं उनसे, लेकिन उनसे अगर आप लोग मिलते हैं तो पूछिएगा तो इनका रियल एनालिसिस कैसा, तो आप लोग बता देंगे, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता था कि जो टीचर्स भी थे कभी कभी हैरान हो जाते थे कि ऐसा कैसे सोच ले रहा है लड़का। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, रियल एनालिसिस थिंकिंग पे ही चलती है कि आप क्या कौन सा डाउट क्रिएट कर सकते हैं, जितना डाउट हो सके आप लोग हमसे पूछिए, जितने सवाल उठा सकें उतने सवाल उठाइए, क्योंकि रियल एनालिसिस चलता है इसी पे कि जितने अच्छे से आप सोच पाते हैं, सवाल उठा सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी कितना तेज़ है उसके मार्क्स से नहीं पता चलता। जैसे आप लोग बहुत लड़के हैं, देखिए 2 तरीके के लड़के होते हैं, जैसे हमने थ्योरम बताया, उनकी लर्न करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग, एक लोग होते हैं समझने वाले, एक होते हैं लर्न करने वाले, तो जिनकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, कैपेसिटी, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर क्या है कि उसमें कितना भी डाटा स्टोर कर दीजिए, जैसे एक मूवी है पूरा स्टोर कर दिए तो उसे याद है, चालू करेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा, लेकिन उसी से कह दिया जाए कि हमने 2+3 दिया तो कंप्यूटर 2+3 करके 5 ही देगा, लेकिन अगर हम लोग हैं तो इसे 2+3 करके 2+3 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2+3 का m2 बटे में 2+3 कर सकते हैं, ये सच दैट लगा के। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं सोच पाएगा ना कि सच दैट लगा के ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में जितनी बातें बताई जाती हैं उतना ही, लेकिन जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, वो कई चीज़ें सोच सकता है कि ऐसे से ऐसे किया जा सकता है। तभी हमारी जो टेक्नोलॉजी को बार बार देख रहे होंगे, अगर एक वॉच आती है उसके बाद नई वॉच आने लगती है, घड़ी आने लगती है, या मोबाइल देखेंगे, इस क्यों आती है नई मोबाइल, वो थिंकिंग की वजह से कि नए डेवलपमेंट, और इससे अच्छा क्या किया जा सकता है। तो रियल एनालिसिस हम लोगों को यही प्रोवाइड करता है कि आगे क्या किया जा सकता है, कोई चीज़ हो गई है अब तो देखते होंगे अधिकतर जो हमारे मोबाइल के जो नए क्रिएटर्स होते हैं या जो नए डेवलपर्स होते हैं, चाहे वो कर दिया जाए साइंस के फील्ड में या फिजिक्स के फील्ड में क्या कर दिया जाए, वो लोग अधिकतर देखिए मैथ पढ़े होते हैं, फिजिक्स पढ़े होते हैं, और केमिस्ट्री, वो भी केमिस्ट्री में भी मैथ का यूज है, फिजिक्स का यूज है। आप को रिलेट कर पाएँ तब ना, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको कोई बता नहीं पाता कि कैसे जुड़ी हुई हैं। तो कभी कभी हम एक्सप्लेन करते रहेंगे कोई चीज़ कैसे जुड़ी हुई है, तो आप लोग समझ पाएंगे। तो रियल एनालिसिस आप समझ पाएँ कैसे जुड़ी हुई हैं। जैसे फिजिक्स आ गया, अब फिजिक्स में कहेंगे कैसे जुड़ी हुई है, तो फिजिक्स में कोई चीज़ हो रहा है, जैसे ऑसिलेशन हो रहा है, आप लोग देखते हैं, आपने एक बार ऑसिलेशन किया, अब आपको देखिए, अब बहुत लोग कहेंगे कि मैं जान रहा हूँ कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऑसिलेशन होना बंद हो गया,
लेकिन जब आप पहली बार किए होंगे, कुछ नहीं पता है आपको, एयर फ्रिक्शन सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता है, आप एक अननोन है, जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है तो इस संसार के बारे में कुछ नहीं जानता है, ठीक उसी प्रकार आप पेंडुलम को हिला दिए। अब पेंडुलम हिल रहा है, चल 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 रहा है, एक अचानक से रुक गया। पहली बार रुका तो इतना गया, फिर ऐसे गया, फिर धीरे 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 ऐसे आकर रुक गया। तब वहाँ से आपके क्वेश्चन उठने होंगे। पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि पेंडुलम को हमने चलाया तो ये रुका क्यों, और रुका तो क्यों रुका, तब यहाँ से प्रश्न उठेंगे। और आपको ये भी नहीं पता है कि यहाँ एयर है, और एयर तो दिखता नहीं, तो आप लोग कह देंगे कि एयर फ्रिक्शन है यहाँ पे। ये तो बाद में बताया जाता है कि एयर फ्रिक्शन इसलिए लग रहा है। जब वहाँ कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और निकल के आती हैं तो आपको ईजी से वो सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन जब पहली बार किसी ने किया होगा, एयर को आप जान नहीं रहे हैं, तो कैसे जानेंगे कि एयर आपको रोक रहा था, वहाँ पर एयर फ्रिक्शन लग रहा था। और वैक्यूम कहाँ क्रिएट करेंगे, वहाँ पेंडुलम इनफाइनाइट टाइम तक अपना ऑसिलेशन करता रहेगा। ये सारी चीज़ें देखिए, थिंकिंग, यही थिंकिंग है, यही रियल एनालिसिस है। आप लोग जोड़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर? तो जो चीज़ आप लोग एक दूसरे से जोड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें, देखिए बहुत लोग यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं लेते हैं, तो देखिए यूनिवर्सिटी में भी क्लास लीजिए। ऐसा नहीं है आप लोगों को थ्योरम वहाँ जल्दी जल्दी करा दिए जाते हैं तो, लेकिन जो लोग टीचर्स बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, अभी आप लोग सुने नहीं हैं, हाँ मैंने तो क्लास लिया था, लेकिन वो भी क्लास मत लीजिए जो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है और आप नई चीज़ें भी नहीं सीख पा रहे हैं, तो वहाँ टाइम बचाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी है एक सारी क्लासेस, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हमारे जो टीचर्स थे, अगर बात किया जाए रियल एनालिसिस, तो प्रेमलता मैम थी, बहुत अच्छी पढ़ाती थी। और ऑर्डिनरी के लिए प्रेमलता, उनका क्या नाम था, नाम नहीं याद रहा है, 2 मैम थी, हम लोगों को पढ़ाती, मैम ही पढ़ाती थी हमको मैथ। हमारे जितने भी सेक्शन के, क्लास सेक्शन जी के थे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को उन्होंने मैथ को 2 मैम ने, और एक टीचर जियोमेट्री। तो जियोमेट्री ऐसा वो सर पढ़ाते थे कि बात मान लो कि उनकी क्लास को हम लोग बंक कर जाते थे, केवल अटेंडेंस लगाते थे और वहाँ से गायब हो जाते थे। लेकिन उन्होंने भी कई चीज़ें सिखाई हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं था, उन्होंने ही हमको ये सारी चीज़ें बताई कि रियल एनालिसिस को यूज कहाँ होता है। उन्हीं टीचर्स ने, जो बता रहा हूँ ना जियोमेट्री के थे, उन्होंने ही बताया कि जियोमेट्री को आप रियल एनालिसिस से जोड़ सकते हैं, ऑर्डिनरी से जोड़ सकते हैं। ऑर्डिनरी में तो उतना नहीं जुड़ पाता है, लेकिन रियल एनालिसिस को आप लोग जियोमेट्री से जोड़ सकते हैं। ये दोनों का कोरिलेशन होता है, मान लीजिए एक सगे भाई की तरह काम करते हैं। उन्होंने ही हमको सिखाया ये सारी चीज़ें। तब उन्होंने हमारे अंदर एक तरीके से कह दीजिए कि प्रश्न के ऊपर, प्रश्न के रूप में, जैसे कि बजरंगबली जब यहाँ से जाते हैं सीता की खोज में, हनुमान जी, तो उनको ज्ञात नहीं होता है अपनी शक्तियों को, तो जामवंत जी जैसे उनके अंदर एक विस्फोट कर देते हैं और उनको सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग जैसे कुछ प्रश्न देते हैं, लेकिन उन लोग, बहुत से लड़के मजाक में लेकर छोड़ देते हैं। ये सबसे बुरी आदत होती है। मैं देखता था कि जब मैं कुछ भी प्रश्न पूछता था या कोई भी लड़का प्रश्न पूछता है तो बाकी लड़के हंस देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि लड़का वो क्यों पूछ रहा है, उसकी प्रश्न पे गौर नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं किसी की क्लास में, तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। और जब क्लास में जाते हैं तो आप लोग उसका आंसर तो नहीं पाते हैं, लेकिन प्रश्न पा जाते हैं। तो जब आप प्रश्न पाएंगे तभी उसका उत्तर हेरेंगे, जब आपको प्रश्न मिलेंगे तभी उत्तर। प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रश्न ही नहीं रहेगा तो उत्तर की खोज कैसे करेंगे आप लोग। तो पहले प्रश्न हेरना सीखिए। जो प्रश्न हेरना सीख गया वो लाइफ में सेटल हो जाएगा। जान लीजिए, सेटल कहिए कि वो उसके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी कि अगर उसके पास प्रश्न हेरने की क्षमता है तो उत्तर जरूर हेर लेगा। तो आप लोग प्रश्न हेरने की प्रयास कीजिए तो उत्तर अपने आप मिलेंगे। क्लियर? और यही सीखते हैं क्योंकि आपकी क्लास में लगभग 90 से 100 लड़के होते हैं, यानी कि 100 ऐसे माइंड्स जो कि यूनिक हैं। आपको 100 ऐसे माइंड मिलेंगे, माइंड यानी कि सोचने वाली आपकी मेमोरी पावर, आपकी मेमोरी पावर अलग है, दूसरे स्टूडेंट के दूसरा है, तीसरे स्टूडेंट के तीसरा है। तो आप एक तरीके से समझिए कि वो 100 माइंड्स आप ही के हैं। मैं जब क्लास में जाता था तो मैं सबका माइंड अपना माइंड समझता था, क्योंकि उनसे जो भी निकलेंगी चीज़ें हम सीख सकते हैं। अब क्योंकि जब आप उनके साथ नहीं रहते हैं तो आपका माइंड केवल 1 माइंड रह जाता है, 1 माइंड। जबकि 100 यूनिक माइंड्स, 1 यूनिक माइंड्स, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो 100 यूनिक माइंड से जो निकलेंगी वो हो सकता है आपके माइंड से ना निकले, तो उस माइंड वाले कोई पावर को आप ही ऑब्जर्व करके और शक्तिशाली बने। जैसे आप एक तरीके से समझ सकते हैं क्या, रामायण में किसका, बाली था। ऐसा कि बाली से जो भी लड़ने जाता था उसकी जो, जैसे कोई गया बाली से लड़े, इधर बाली है, तो इसकी क्षमता को क्या करता था बाली, आधा ऑब्जर्व कर लेता था। यानी कि जितना इसका पावर रहता था उसके आधा शक्ति इसमें ही आ जाता था। तो इसके ही आधा शक्ति से इससे लड़ता, लेकिन बाकी जो आधा शक्ति अपनी पूरी थी उससे लड़के इसे हरा देता था।
तो ठीक इसी प्रकार समझिए, क्लास आप लोग लेना ज़रूर अटेंड कीजिए। ये ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा लोग मत पढ़िए। ऑनलाइन लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से जाकर रूम पे पढ़िएगा, लेकिन क्लास भी ज़रूर अटेंड कीजिए। दोनों जब अटेंड करेंगे तो आपको क्लास में क्वेश्चंस पता चलेंगे, किसके माध्यम से, जो 100 स्टूडेंट हैं सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है वहाँ से। यही होता है कि जो IIT वाले होते हैं, कहते हैं कि IIT वाले बहुत सक्सेसफुल हैं, जो IIT में जा रहे हैं, IIMs में जा रहे हैं, IMBBS कर रहे हैं, वहाँ एक टीचर के ज़्यादा रोल्स नहीं रहते, वहाँ ऐसे स्टूडेंट गए होते हैं जिनकी माइंड की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, पावर बहुत ज़्यादा होती है, सोचने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, और टीचर्स का गाइडेंस अच्छा मिल जाता है, तो इसीलिए वो हर चीज़ तरीके से वो अच्छे होते हैं, और उनको गाइडेंस अच्छा मिला तो क्या होंगे, एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे एम्प्लॉयर या अच्छे इंसान के रूप में बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए उनकी जो पैकेज होती है लाखों करोड़ों में होती है। ठीक, तो आप लोग सारी चीज़ें समझेंगे तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 55 मिनट का हो गया यही सारी चीज़ें समझाने में। और देखिए, हमने आपसे बताया था कि जो रियल एनालिसिस का फुल लेक्चर होगा फर्स्ट यूनिट का, वो 200 रुपये होगा। ठीक, तो आप लोग इस 200 रुपये को बचाने के चक्कर में अपना क्लास मत बंद करिए, क्योंकि ये 200 रुपये कब आपका 2 करोड़, 2 लाख, 10 लाख जितना भी आप लोग जॉब पाने के बाद कमा सकते हैं, ये 200 रुपये के चक्कर में आप लोग वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। और नंबर आपके जब 5 मार्क्स आ जाते हैं ना, बैक लग जाता है ना, तब आप अपना बैक भरने के लिए 1000 रुपये देंगे और 2 महीने परेशान होंगे, और फिर पढ़ेंगे, और फिर जाके किसी न किसी का बैच लेके पढ़ेंगे। ये मैं जानता हूँ, और ये करते हैं लड़के। लेकिन अभी आपसे केवल 200 रुपये चार्ज किया जा रहा है, जो कि मिनिमम कास्ट है, जो कि अगर देखा जाए एक डाटा अगर हमें 3 GB चाहिए होता है एक वीडियो अपलोड करने में, और 3 GB वाला आप रिचार्ज कराते हैं लगभग मोबाइल में अपने, तो लगभग कितना लग जाता है, 1000 पर मंथ। अब आपसे चार्ज किया जाए कितना जा रहा है, केवल 200 रुपये मिनिमम चार्ज। और आप किसी कोचिंग संस्था में जाएंगे, बात करेंगे कि हमें केवल रियल एनालिसिस का बैच दीजिए, तो पहली बात देंगे नहीं। अब कहेंगे केवल आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है तो पूरा मैथ का बैच लीजिए, और उसके बैच का चार्ज करेंगे, अगर केवल मैथ का लेते हैं तो 7000, 5 to 7000, 5000, 500 रुपये नहीं, 5000 से कितना, 7000, यानी 5000 से 7000 चार्ज करेंगे। तो केवल 200 रुपये बचाने के चक्कर में अपना लॉस मत कीजिए, अपने फ्यूचर का लॉस मत कीजिए। आप यूनिवर्सिटी में इसीलिए आए थे ताकि आप सीख सकें, ना कि पैसा बचाने आप आए थे। तो इन सारी बातों को आप लोग समझते चलिए। ठीक, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहले 1100 रुपये फीस लेती थी, जब हमने एडमिशन लिया था तो 1125 रुपये हमारा फीस लगा था, लेकिन आज के डेट में लग रहा है 3759 रुपये। तो क्या यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ाई तो क्या आप लोग पढ़ना बंद कर दिए, ये फीस देना बंद कर दिए ना आखिर, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या था कि यूनिवर्सिटी से हमको पढ़ना। तो ठीक इसी प्रकार आप उद्देश्य लेके आए हैं सीखने की, ना कि पैसा बचाने। तो 200 रुपये दे के पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग रूम रेंट देते हैं, जो रहता है लगभग 2 से 3000 रुपये रहता है रूम रेंट, और जिसका कि आगे चल के आपका कोई यूज नहीं है। केवल आप रूम रेंट इसलिए लेते हैं ताकि यूनिवर्सिटी जा सकें, कॉलेज जा सकें और कोचिंग जा सकें। ठीक, इसीलिए आप लोग रूम को लेते हैं। तो एक तरीके से बहुत अगर रूम का देखा जाए तो वो इंस्टेंट रहता है आपका लाभ कि कॉलेज जाना है, ये सारी चीज़ें जाना है, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस है आपके पूरे जीवन काम आएगा। तो इसके लिए आप लोग 200 रुपये बचाने के चक्कर में मत रहिए। ठीक, तो जिनको नहीं देना है तो मत दीजिए, आप लोग मत पढ़िए। बहुत लोग रहेंगे कि कहेंगे कि नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा, हाँ, लेकिन जो रियल वास्तव में नहीं दे पाएंगे वो लोग कमेंट करेंगे, तब भी उनको वीडियो लेक्चर पूरे प्रोवाइड होंगे। हमने कहा था कि इसके बाद आप लोगों को कहाँ, अब यूट्यूब पे सारे वीडियो नहीं मिलेंगे, आपको ग्रुप में जुड़ना होगा। हमने बता दिया था ग्रुप का नाम, नहीं पता है जिनको तो लिख ले यहाँ पर ध्यानपूर्वक। आप लोग क्या करिएगा, SANJEET, जिनको भी फुल लेक्चर चाहिए 79 पे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता दीजिएगा। अपना नाम हमने उस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं, नाम अपना बता दीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, नेम, और क्या चीज़ें रह गई हैं, बस। चलिए, तो आप लोग बता दीजिएगा। और जो ग्रुप है जहाँ पर फ्री नोट्स आप लोगों को फ्री मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स और सारी चीज़ें जो चीज़ें होंगी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो जो केवल नोट से पढ़ना चाहते हैं, और नोट से पढ़ेंगे तो कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रियल एनालिसिस में। तो नोट्स फ्री में ही आप लोगों को प्रोवाइड किया, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा SANJEET मैथ्स, MATHES, लेकिन मैथ्स में यस ही होता है, लेकिन हमने ES जानबूझकर किया है ताकि थोड़ा अलग रहे। 48 इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये ग्रुप रहा। और यूट्यूब चैनल आप लोग जानते हैं,
यूट्यूब, उसी पे देख रहे हैं अभी इसको। यूट्यूब चैनल हमारा है संजीत मैथ्स, SANJEET मैथ्स। क्लियर। तो हम उस समय हमको अगर कोई 1000 रुपये भी लेके हमको पढ़ाता तो हम पढ़ लेते, लेकिन उसमें कोई ऐसा था नहीं कि जो पढ़ा सके। अभी आप सीनियर से भी जाएंगे पूछने तो देखिएगा कैसे कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। तो बहुत लोग समय कह के निकाल देंगे कि मुझे मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊँगा। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए डेली 1 घंटे जितना हो सकता है समय निकालता हूँ। लेकिन मेरा काम केवल वीडियो शूट करना होता है, मैं यहाँ शूट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे जो भाई हैं, हमने बताया था कि जो हमारे साथ रहते हैं सूरज जी, वही हमारे वीडियो को एडिट करते हैं और आप लोगों तक के सारी चीज़ें पहुंचाते हैं, ग्रुप को वही मैनेज करते हैं, आपके क्या कमेंट करते हैं। तो मैं जब कॉलेज से आता हूं, कॉलेज में हम भी हैं अभी, आपके सीनियर्स ही हैं, तो जब मैं कॉलेज में आता हूं तो वही बताते हैं कि ये सारी चीज़ें लड़कों के डाउट्स हैं, उन्होंने ऐसा कमेंट किया है। तब उसके बाद मैं जो रहता है आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी का डाउट जो होता है मैं एक्सप्लेन नहीं करता, हाँ, हालाँकि केवल डाउट किसी अलावा भी वीडियो लेक्चर चलते हैं, उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपके उसी में डाउट रहते हैं, आप लोग समझेंगे तो समझ पाएंगे जिनका डाउट्स रहता है। ऐसा नहीं कि अब हम चलेंगे अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आज के जितने डाउट्स हैं। हालांकि अभी करेंगे जब सारे लड़के जुड़ जाएंगे, अभी तो बहुत कम लड़के हैं। जैसे जैसे सारे लड़के जुड़ जाते हैं उसके बाद हम लोग डेली संडे को लाइव आएंगे और जिनका जो डाउट्स रहेगा वो अपना कमेंट करेंगे और सबके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। वहाँ तब सवाल नहीं होंगे, केवल आपके प्रश्न और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। क्लियर। और डाउट्स किस तरीके के, इस सभी की चीज़ों की नहीं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें, वो वैसे जब बाकी डाउट्स जो रहेंगे वो तो क्लास में ही होंगे। ठीक। तो चलिए इस वीडियो को अब समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए और नोट्स अपना खुद का बनाइए। देखिए, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आगे आपका अगर टीचिंग फील्ड में जाना होता है, देखिए एक बात और, चलिए अगले वीडियो में बताएंगे हम आप लोगों को, लेकिन नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर कीजिए। और क्यों नोट्स प्रिपेयर करना है अपना खुद का, हम अगले वीडियो में जब पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे, 1 ही थ्योरम या 2 थ्योरम कराएंगे, उसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे कि नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आप लोग जुड़ भी जाइएगा। और जो आपके सहपाठी हैं जो अभी तक नहीं जान पाए हैं कि यूट्यूब पे भी ऐसी क्लासेज हो रही हैं, तो उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे भी कि उनको भी ये सारी चीज़ें मिल सकें। क्योंकि अगर आपको मिल रही हो तो उनको भी मिलना ज़रूरी है। ठीक। तो वो उनसे वंचित ना रह जाएँ, इसलिए आप लोग प्रयास ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।